नागमती पद्मावती की महत्वपूर्ण पात्र है। वो राजा रतन सेन की पत्नी थी, पहली पत्नी थी। नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है नागमती का वियोग, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी की कृत है। प्रथम मैं इसके से कथा वस्तु बता दूंगी, जो कि जैसी की कृत पद्मावती की है। उसके बाद मैं इसके पदों की चर्चा करूंगी। तो आरंभ करते हैं। जैसी कृत पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें रतन सेन व पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। पहले भाग में रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है, जो दोनों के विवाह तक चलती है, और दूसरे भाग में इन दोनों के चित्तौड़ लौटने के बाद की कथा है। नागमती राजा रतन सेन की प्रथम पत्नी थी, जिन्हें छोड़कर वो पद्मावती की सुंदरता से आकर्षित होकर और उससे विवाह करने के लिए चले जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पदों की चर्चा को। मैं व्याख्या सहित बतलाऊंगी। तो पहले मैं जो पद पढ़ने जा रही हूँ उसका प्रसंग बता दे रही हूँ। यहाँ पर चित्तौड़ का राजा रतन सेन सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे पाने के लिए सिंहल द्वीप चल पड़ता है। नागमती इसके वियोग में अत्यंत विकल होती है। यह इन पदों की चर्चा होगी प्रथम में। तो शुरू करते हैं। नागमती चतुर पत्थे हेरा, पियू जो गए पुनि किनुना फेरा, नागर काहू नारी बसपरा, ते मोर पियू मौसोहरा, सुआ काल हो लेगा पियू, पियू नहीं जात ताजू बरुजियू, भयो नारायण बावर्त करा, राज करत राजा बलि छरा, करे न पास जिन्हें कै छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछो जियहि किमिल गोपी, सारस जोदी कौन हरी, मार बियाधा लीना, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोही दिन्ना। अब मैं इसकी व्याख्या बतला देती हूँ। यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जैसी ग्रंथावली से संकलित है। कवि जैसी कहते हैं कि चित्तौड़ में नागमती रतन सेन के आने के बाद मार्ग की ओर लगातार देखती हुई रतन सेन के लौटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है। वह कहती है कि मेरे प्रियतम मुझको छोड़कर एक बार क्या गए, लगता है वे अब हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए हैं। वे अब वापस लौट कर आने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है किसी चतुर स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया है और उनका हृदय उसने अपने वश में कर रखा है। नागमती कहती हैं कि वह तोता मेरे प्रियतम को यहाँ से ले गया। उस हीरामन को मेरे प्रियतम को नहीं ले जाना चाहिए था, चाहे उसके स्थान पर मेरी जान ही लेता। इस हीरामन ने तो मेरे साथ उसी प्रकार का छल किया जिस प्रकार का छल राजा बलि के साथ वामन ने किया था। उसने इंद्र की भांति छल पूर्वक मेरे पति को विमुक्त कर दिया। राजा गोपीचंद राजसी वैभव में तृप्त रहते थे, किंतु एक बार जलंधर योगी उनको अपने साथ ले गए। इसी प्रकार ये तोता भी मेरे राजसी स्वामी को ले गया। यह तोता उसी प्रकार मेरे स्वामी को ले गया जिस प्रकार अक्रूर कृष्ण को ले गया था। नागमती कहती है कि मेरा जीवन स्थिति उसी प्रकार की हो रही है जिस प्रकार कृष्ण के विरह में गोपियों की। नागमती दुख व्यक्त करती हुई कहती है, अरे तोते तूने हम यानी नागमती और उसके प्रियतम हम सरसों की जोड़ी को भंग किया है। इससे अच्छा तो तू खड़ग से मेरी हत्या कर देता। प्रियतम के वियोग में मेरा शरीर अस्थिर पंजर हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें बतला देती हूँ। यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग है, दोहा चौपाई का छंद है। क्षमा कीजिएगा, व्याख्या के प्रथम लाइन में थोड़ी त्रुटि है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। वहाँ पर चित्तौड़ में नागमती रतन सेन के जाने के बाद, वहाँ पर आने के बाद टाइपिंग मिस्टेक है। वहाँ जाने के बाद होगा नागमती रतन सेन के जाने के बाद मार्ग की ओर लगातार देखती हुई। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रसंग में नागमती अपने पति के वियोग में पागल हुई प्राण त्याग देने के लिए आतुर व्यक्तता करती हैं। तो आरंभ करते हैं। पियू वियोग अस बाउर जियु, पपीहा नीति बोल पियू पियू, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गयऊ पियू नाम, बिरहवान तस लाग न डोली, रक्त पसीजे भिजी गई चोली,
सुख ही या हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सो नारी। खन एक आओ पिट महसी सासा, खन ही जाई जीव हुई निराशा। पवन डोला वही सींचहि चोला, पर एक समुझई मुख बोला। प्राण पपान होत कोरा का, पाख जरा का भागी। व्याख्या: नागमती अपने पति के वियोग में पागल हो गई है और वह रात दिन पिया पिया की रट लगाए रहती है। नागमती को काम ने अधिक परेशान किया है। हीरामन उसके प्राणधर को लेकर चला गया है। वो ऐसे वियोग में जल रही है कि वो हिल डुल भी नहीं सकती है। वियोग में उसे ऐसा लगता है कि आंसुओं के स्थान पर खून बह रहा है, जिसके कारण वो इतना रोई कि उसका दामन भीग गया। अपने पति के विरह में काम अधिक सताने लगता है। उसका हृदय कठोर हो जाता है। नागमती बेहोश हो जाती है। इस तस्वीर को देखकर नागमती की सखियाँ व्याकुल हो जाती हैं और जान देने की स्थिति को लेकर चिंतित हो जाती हैं। नागमती को एक क्षण के लिए सांस आती है और कुछ समय बाद सांस वापस चली जाती है तो सखियाँ निराश हो जाती हैं। सखियाँ पखियों से उसको हवा करती हैं और उसकी चोली को जल से भिगोने लगती हैं। तब जाकर कुछ समय बाद नागमती को होश आता है। परेशान सखियों के बीच उसके हृदय से एक शब्द नहीं निकलता। वह कहने लगी कि प्रियतम के वियोग में किसने और क्यों मेरे प्राण की रक्षा की। अब मेरे जैसी अभागन की आत्मा को मेरे प्रियतम से कौन मिलवाएगा। और फिर विरह से नागमती ने आह भरी तो आह के साथ आग भी निकलने लगी, जिसके कारण नागमती का हृदय जलने लगा। इसके बारे में कुछ विशेष बातें। यहाँ विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अवधी भाषा का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार वर्णन है। तृतीय पंक्ति विरह बाण में रूपक तथा चतुर्थ पंक्ति हरे हरे में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। प्रसंग बतला देती हूँ। यहाँ नागमती की सखियाँ नागमती को सांत्वना दे रही हैं। वे आश्वासन देती हैं कि प्रियतम से मिलन शीघ्र होगा। दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है। आरंभ करते हैं। पाठ महादेहिये न हारो, समुझी जीव चित चेतु से भारो। भौर कवल संग हुई मेरावा, सवरी नेह मालती पहावा। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेक पियास बांधु मन मीते। धरती ही जैसे गगन सो नेहा, पलटियाव वर्षा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सूरज सो मधुकर सो बेले। जिनी अस जीव कर सितु बारी, यह तीखर पुनि उठी सवारी। दीन दास बिनु जल सुखी विधंसा, पूनि सोई सखर सोई हंसा। निहि जो बिछड़े साजन, अकम भेड़िया हंत। तपने मृग सीरा जैसा, ते आद्र बलवंत। व्याख्या: नागमती की देख रेख करते हुए उसकी सखियाँ कहती हैं कि हे महारानी, आप धैर्य रखिए, आप अपने हृदय को समझा कर रखिए और अपनी चेतना की रक्षा कीजिए। हे रानी, आप आत्मविश्वास रखिए कि जिस प्रकार भौरा कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार राजा भी कमल के पास पहुंचने के बाद वापस आ जाएंगे और आपका अपने प्राण रूप नक्षत्र के लिए जो प्रेम भाव है उसका ध्यान रखेंगे। धैर्य रखिए रानी। जिस प्रकार धारा गगन के प्रेम भाव में मग्न रहती है कि आकाश से उसको वर्षा ऋतु का आगमन होगा, उसी प्रकार तुम फिर सुख सागर में सुख को प्राप्त करोगी और तुम्हारा पति भी सुख को प्राप्त करेगा। आप यह सोचकर धैर्य धारण करें कि ग्रीष्म काल में वृक्षों को वसंत ऋतु आकर संभाल लेती है और फिर उसमें नई कोपलें निकलने लगती हैं। 10 दिन का अगर पानी सूख भी जाए तो क्या, अगर राजा वापस नहीं मिले तो क्या, और बाद में वही सरोवर होगा और वही हंस। सखियाँ कहती हैं कि रानी, आप इस बात को मत भूलिए कि बिछड़ने के बाद मिलन की आशा बढ़ जाती है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है, अतः मिलन संभव है। वियोग के पश्चात संयोग आता है। पति अवश्य लौटकर आलिंगन बंद होंगे और खुशी प्राप्त होगी। कुछ विशेष। यहाँ पर नागमती प्रेषित पति का नायिका है। सखियाँ उसे धैर्य बांधती हैं। वर्ष के 10 नक्षत्रों की चर्चा है। मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ मास में लगता है। वियोग श्रृंगार है। भाषा अवधि है। वक्रोक्ति, प्रति स्तुपमा एवं रूपातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। आज के लिए इतना ही। हिंदी साहित्य में
इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है घातों से नागमती वियोग खंड का। यहाँ पर किसी भी लाइन से और किसी उसका एक दो लाइन उठाकर उसकी व्याख्या पूछा जा सकता है प्रश्नों में। तो इसलिए इसका पूरा इसके हर भागों को आपको अच्छी तरह से याद करके रखना होगा। तो इफ़ इसका एक भाग है, अब मैं इसे 4 से 5 भागों में पूर्ण करूँगी क्योंकि ये बहुत ही लंबा वर्णन है, प्रसंग है, तो इसलिए मैं इसे 5 भागों में करूँगी। ये पहला भाग है। आप सभी को अवश्य देखिएगा, एक एक लाइन है उसकी व्याख्या को अच्छे से सुनिएगा। धन्यवाद।